हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतिभा में। तो छात्रों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है कक्षा 11 के छात्रों में हिंदी गद्य खंड पर आधारित जो पहला पाठ है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो छात्रों, इसके पहले मैंने आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय के बारे में पढ़ाया था। तो आपको तो बेटा पता ही होगा, आपने हाई स्कूल के पेपर दिए होंगे जब, तो उसमें देखा होगा कि आपको जो है किसी भी पाठ से जुड़े हुए कुछ क्या कहते हैं गद्यांश दिए जाते हैं और कुछ नीचे कुछ प्रश्न लिखे होते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर, उस गद्यांश को पढ़कर आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं। तो आज उसी पर आधारित हम आपको भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस पाठ के हम कुछ आपको महत्वपूर्ण गद्यांश पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो पहला गद्यांश है इस पाठ पर आधारित, उसमें लेखक ने क्या कहा है। तो पहले तो हम गद्यांश पढ़ेंगे। क्या कहा गया है? हमारे हिंदुस्तानी लोग रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए का चुप साध रही बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है, सो बल कौन याद दिलाए। तो ये तो बेटा हमारा क्या था? गद्यांश था। अब इससे जुड़े हुए हमको प्रश्न, इस गद्यांश को पढ़कर हमको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये देखते हैं कि अगला जो हमारा पहला प्रश्न जो हमारा है वो क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो बेटा आपको ये पढ़कर गद्यांश को ये समझना होगा कि ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन हैं। तो बेटा उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है और लेखक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आप इसको संदर्भ के रूप में भी लिख सकते हैं बेटा। कैसे? जैसे आप संदर्भ लिखते हैं तो आप संदर्भ डाल के भी इसको लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक पाठ से लिया गया। तो ये तो बेटा हमारा क्या हो गया? संदर्भ हो गया, अर्थात पहले प्रश्न का हमारा उत्तर हो गया। अब जो हमारा जो अगला प्रश्न है वो देखते हैं क्या पूछा गया है। तो अगला हमारा प्रश्न पूछा गया है, प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश हमारा क्या है? ये देखिए, हमारे हिंदुस्तानी रेल की गाड़ी है, ये हमारा इतना रेखांकित अंश है। तो बेटा आपको जब भी गद्यांश दिया जाएगा उसमें जितना रेखांकित अंश होगा आपको पेपर में सिर्फ उतने रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, लेकिन आपको पूरे गद्यांश की व्याख्या करके बताएंगे जिसमें से छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अगर परीक्षा में कहीं से कुछ भी गद्यांश में पूछ लिया जाता है तो आप उसको सरलतापूर्वक उस अंश की व्याख्या कर सके। तो आइए देखते हैं क्या कहा गया है। लेखक कहता है कि हमारे हिंदुस्तानी तो रेल की गाड़ी हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं वो कहते हैं कि जो हमारे हिंदुस्तानी लोग हैं वो कैसी हैं? रेल की गाड़ी के समान है। कैसे हैं? रेल की गाड़ी के समान है। अब रेल की गाड़ी के समान क्यों कहा है? क्योंकि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं वो कहते हैं कि यह भारत का एक महान दुर्भाग्य है कि जो भारतीय हैं अपने आलसी स्वभाव के कारण रेल की गाड़ी के डिब्बों के जैसे हो गए हैं। कहते हैं यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े वाले महसूल की ट्रेनें में लगी हैं, पर इंजन सब नहीं चल सकती। कहने का तात्पर्य है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं वो भारत का महान दुर्भाग्य बताते हुए कहते हैं कि जो भारतीय हैं वो अपने आलसी स्वभाव के कारण, इतने आलसी हैं जिसके स्वभाव के कारण वो रेलगाड़ी के डिब्बों के समान हो गए हैं। जिस प्रकार रेल की गाड़ी के अच्छे और मूल्यवान डिब्बे लगे रहने के बावजूद वो इंजन के अभाव में एक स्थान पर खड़े रहते हैं, उनमें गति उत्पन्न नहीं होती है, उसी प्रकार जो भारतीय हैं भी जो हैं विद्वान एवं शक्तिशाली होने के बावजूद जो है किसी का नेतृत्व के अभाव में निष्क्रिय बने रहते हैं। यदि उन्हें सही योग नेतृत्व मिल जाए तो वे बड़ा से बड़ा कार्य कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि कहा गया है कि जैसे यदि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी बड़े बड़े महसूल की ट्रेन में लगी हुई हैं,
पर इंजन सब नहीं चल सकती, वैसे हिंदुस्तानी का एक कुल चलाने वाला हो तो क्या। कहने तात्पर्य है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं जिस प्रकार ट्रेन होती है उसमें फर्स्ट क्लास के डिब्बे होते हैं, सेकंड क्लास के, और बहुत सी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ होती हैं और वो कहते हैं लाइन के डिब्बे लगे रहते हैं, लेकिन वो बिना इंजन के नहीं चल सकती हैं। उसी प्रकार जो हम हिंदुस्तानी ऐसे बहुत से जिसमें विद्वान होंगे, लेखक होंगे, तो कहते हैं शक्तिशाली होंगे, तो कहते हैं यदि उनको किसी का सामर्थ्य मिले, उनको कोई प्रोत्साहन देने वाला हो, चलाने वाला हो ट्रेन इंजन की भांति, तो वे क्या नहीं कर सकते हैं। फिर लेखक कहता है इनसे इतना कह दीजिए का चुप साध रही बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है, सो बल कौन याद दिलाए। कहने का तात्पर्य है कि आज जो है इस बात पर जो है अत्यधिक आवश्यकता है कि कोई उनके बल और क्या कहते हैं पौरुष को उनको याद दिलाए, परिचित कराए, कोई उन्हें उनकी क्षमता एवं योग्यता का स्मरण कराए और उनसे कहे कि कर्तव्य मार्ग पर क्यों नहीं क्या कहते हैं बढ़ते हो और चुपचाप क्यों खड़े, चुपचाप रही सदगाना तो चुपचाप क्यों खड़े। उन्हें कोई नेतृत्व देने वाला नहीं मिलता है, उसकी क्षमता और योग्यता से परिचित कराने वाला, उनकी पौरुष को स्मरण कराने वाला यदि कोई मिल जाएगा तो वो शक्ति उसी प्रकार जागृत हो जाएगी जिस प्रकार जामवंत जी के द्वारा हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाने के पर क्या कहते हैं उनको अपनी बल और शक्ति का क्या हो गया था, स्मरण हो गया था। तो कहते हैं यदि वास्तविक समस्या सही और किसकी है, योग नेतृत्व की है, अगर भारतीयों को ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो उनके बल और उनके पौरुष को स्मरण कराकर उन्हें कर्तव्य मार्ग पर अग्रसर कराएं, सो बल कौन, तो ये बल कौन याद दिलाए। जैसे आपने देखा होगा रामायण में जब सीता जी का अपहरण हो जाता है तो उनको लंका पार, जब हनुमान जी को लंका पार जाना होता है तो उनको उस समय जो है जामवंत जी जो है हनुमान जी को उनकी शक्ति, क्योंकि हनुमान जी को एक ऋषि के द्वारा श्राप मिल जाता है कि तुम अपनी शक्ति और विद्याओं को भूल जाओगे और किसी के याद दिलाने पर ही आएगा, तब उस समय जामवंत जी जो है उनको याद दिलाते हैं उनकी शक्ति और साहस के बारे में। तो ये कहावत वहीं पर ली गई है कि जिस प्रकार जामवंत के द्वारा उनकी शक्ति को स्मरण कराया गया था, उसी प्रकार हम जो भारतीय हैं अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हम भारतीयों को उनके सामर्थ्य, उनके पौरुष को याद दिला दे तो हम भारतीय क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये तो बेटा क्या हो गया, गद्यांश की क्या हो गई, व्याख्या हो गई। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है लेखक ने हिंदुस्तानियों को किसके श्राद्धश बताया। श्राद्धश मतलब यहाँ पर होता है सामान, श्राद्धश मतलब सामान होता है। तो देखिए लेखक ने हिंदुस्तानियों को इसके रेलगाड़ी के समान बताया, तो आप लिख सकते हैं कि लेखक ने हिंदुस्तानियों के रेल के गाड़ी के डिब्बे के समान जो है वो बताया है। तो ये तो हमारे इस गद्यांश के जुड़े हुए प्रश्न हो गए। अब देखते हैं कि अगला जो हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश उसमें लेखक ने क्या कहा है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है देखते हैं कि इसमें लेखक ने क्या कहा है। तो पहले बेटा हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। तो हम नहीं समझते इनको लाज क्यों नहीं आती, उस समय जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान ना था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की नालियों से जो तारागढ़ आदि बंद करके उनकी गति लिखी, वह ऐसी ठीक है 16 लाख रुपए के लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रहों को वेध करने में कोई गति ठीक आती है। अब इस काल में हमें लोगों की अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकों और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग नीरी चुंगी के कतवार फेंकने की नारी बन रहे हैं। ऐसा इस समय लगता है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फारसी, तुर्की सर फैट दौड़ जाते हैं, सबके जी में यही पाला कि हम ही पाली छू लेंगे। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खाड़े टिप्पणी में मिट्टी खोदते हैं। ये तो बेटा हमारा क्या था, गद्यांश। अब देखिए इससे जुड़े हुए हम प्रश्नों को देखते हैं कि इससे हमारा प्रश्न क्या पूछा गया है। तो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ अभी मैंने बेटा आपको पहले वीडियो में बताया है, तो आप वही लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको फिर से बता देते हैं, ध्यान से सुनिए समझिएगा।
जैसा कि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि किस पाठ से लिया गया है, भारतोन्नति कैसे हो सकती है और लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में आधारित भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित भारतोवर्षोन्नति कैसे हो सकती नामक पाठ से लिया गया है। तो ये तो बेटा हमारा क्या हो गया, पहला प्रश्न हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या पूछा गया। अगला प्रश्न है हमारा, प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए हमारा रेखांकित अंश केवल इतना है, लेकिन हम आपको पूरे गद्यांश की व्याख्या करके बताते हैं। तो ध्यान से समझिएगा क्या कहा गया है। कहा गया है, हम नहीं समझते कि इनको लाज क्यों नहीं आती है। भारतेंदु जी कहते हैं कि हमें इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि जो भारतवासियों को अपनी वर्तमान दुर्दशा पर लज्जा क्यों नहीं आती है। जो भारतीय लोग हैं उनकी जो आज दुर्दशा जो स्थिति है उनको लज्जा क्यों नहीं आती है। उस समय में जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान ना था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टियों की कुट्टियों में बैठ कर के बाँस की नालियों से जो ताराग्रह आदि बंद करके उनकी गति लिखी है वह ऐसी ठीक है। कहते हैं कि जब प्राचीन काल में जब भारतीयों के पास विकास के पर्याप्त साधन नहीं थे, क्या कहा, पुरुषों के पास कोई सामान ना था, मतलब जब उनके पास विकास के कोई पर्याप्त साधन नहीं थे तो उन्होंने अपने ज्ञान और बुद्धि के बल पर क्या किया, उन्होंने अपने ज्ञान और बुद्धि के बल पर अपने जीवन को सुखमय और उन्नति जो है बनाने का विकास किया था। और कहते हैं साधनहीनता, मतलब कोई साधन नहीं था, तो कहते हैं साधनहीनता की स्थिति में उन्होंने नक्षत्र विज्ञान की खोज की तथा समय की गति लिखी, अर्थात समय की क्या की, उन्होंने गति लिखी तथा विभिन्न सिद्धांतों का क्या किया, उन्होंने प्रतिपादन किया था। और कहते हैं यहाँ पर कहा गया है कि 16 लाख रुपए की लागत से विलियत में जो दूरबीन बनी है उनसे ग्रहों को वेश करने में वह गति ठीक आती है। और कहते हैं कि उन्होंने गति के विभिन्न जो है सिद्धांतों को प्रतिपादन किया तथा विदेशी में दूरवीक्षण यंत्र जो है वो बनाया गया, दूरदर्शी यंत्र जो दूरबीन होती है जिसमें दूर की वस्तुएं पास दिखती हैं और जो चीज़ें देखती है। तो उन्होंने कहा है कि उस समय जब हमारे पास विकास के कोई साधन नहीं थे तब भी जो हमारे पुरुष थे, जो पुरखा लोग थे, जो न पुराने लोग थे हमारे परिवार के वंशज, तो उन्होंने उस साधनहीनता की स्थिति में भी उन्होंने नक्षत्र विज्ञान की खोज की, समय की गति के विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया तथा विदेशों में दूरवीक्षण यंत्र बनाए गए और उनके सहयोग से नक्षत्र समूहों की जो है गति जो है वो परखी जा रही है। और कहा गया है कि तो भारतीयों द्वारा बनाए गए प्राचीन सिद्धांतों में आज भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। कहते हैं जब आज इस काल में हम लोगों की अंग्रेजी विद्या और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग नीरी चुंगी के कतार फेंकने की नारी बन गए हैं। ऐसा समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। और लेखक कहता है कि हमारे पूर्वजों के जीवन में आक्रमणता नहीं थी, कि हमारे पूर्वजों आज हम अंग्रेजी विद्या पढ़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आज हम अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें हजारों यंत्र तैयार करते हैं। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी विद्या पढ़ रहे हैं। और कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान पर आधारित अनेक प्रकार की पुस्तकों की रचना की जा चुकी है तथा विभिन्न प्रकार के उपयोगी यंत्र भी जो हैं वो निर्मित किए जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में हम अनुपयोगी गाड़ी के समान तुच्छ हो गए। कैसे हो गए हैं, क्योंकि आजकल देखा होगा हर वैज्ञानिक तकनीक से बेटा विभिन्न प्रकार के यंत्र बन गए हैं, लेकिन जो पहले है जो हमारे वंशज थे उनके जीवन में इस तरह के विकास के कोई साधन नहीं थे। वो अपनी मेहनत और बुद्धि के बल पर उन्होंने विभिन्न प्रकार के यंत्रों को बनाया था। लेकिन आज क्या है, आजकल वैज्ञानिक युग है और क्या है, हम अंग्रेजी विद्या पढ़ रहे हैं। तो वही कहा गया है कि हम जो हो गए हैं वो अनुपयोगी गाड़ी के समान तुच्छ हो गए हैं और हर विदेशियों पर आश्रित हैं। क्या है, विदेशियों पर क्या है वो आश्रित है। जबकि यह समय क्या है, अग्रसर होने का है आज के वैज्ञानिक युग में। कहते हैं आज के यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। और कह रहे हैं सबकी ऐसा है कि आज के वैज्ञानिक युग में जबकि जैसे कि क्या हो रही है, उन्नति की दिशा में बढ़ना आसान है, तो ऐसा लगता है कि जैसे क्या हो रही है, मानो उन्नति की कोई घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिका, अंग्रेज, फारसीसी आदि तुर्की, ताजी सब जो है सरपट दौड़ जाते हैं। और कहते हैं ये सब जो है
प्रत्येक देश जो है, नागरिक जो है अपनी अपनी उन्नति के लिए क्या है, प्रयासरत है। यहाँ पर देशों की बात की गई, जैसे अमेरिका, अंग्रेज, फारसी, तुर्की, ये सब क्या है, उन्नति की दौड़ में सब क्या है, सर पर दौड़ जाते, अर्थात जो है ये सब प्रयासरत हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें, और कहते हैं ये सब उन्नति के लिए प्रयत्नशील है कि सबसे पहले हम आगे निकल जाएं और जीत जाएं। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप में मिट्टी खोदते हैं, और ऐसी स्थिति में जो हम भारतीय हैं वो अपने ही स्थल पर, मतलब अपने ही स्थान पर खड़े केवल पैरों से ही मिट्टी खोद रहे हैं। मतलब यहाँ पर भारतीयों की दुर्दशा का वर्णन किया जा रहा है कि जब लोग जो विभिन्न प्रकार के देश जो हैं वो जो हैं अपनी क्या कहते हैं तरक्की के लिए जो प्रयासरत हैं, उस समय भी हम जो भारतीय हैं वो अपने स्थान पर खड़े होकर जो है मिट्टी खोद रहे हैं। ये तो क्या हो गई बेटा, गद्यांश की व्याख्या हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा गया है प्राचीन काल के साधन के अभाव में भारतीयों ने किसकी खोज की। देखिए हमने बताया कि पुरखों के पास कोई सामान नहीं था, उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठ करके बाँस की नालियों से तारागह आदि बांध करके उनकी गति लिखी। 16 लाख रुपए लागत में दूरबीन बनी। तो आप लिख सकते हैं कि प्राचीन काल में साधन के अभाव ने हम भारतीयों ने जो क्या किया, ज्ञान और बुद्धि के बल पर अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए नक्षत्र विज्ञान की खोज की, और साधनहीनता की होने पर भी विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। दूरवीक्षण यंत्र जो है वो बनाए तथा नक्षत्र समूहों की गति जो है जिससे परखी जाती है, इन सब चीज़ों की हमने खोज की थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक समय में अपनी उन्नति के लिए कौन प्रयासरत है। अभी हमने यहाँ पर प्रश्न लिखा है, अंग्रेज, फारसी, तुर्की, ताजी सब सरपट्टे दौड़ जाते हैं, सबके जी यही लगता है कि हम पाला छू लें। तो आप लिख सकते हैं कि इसमें इंग्लैंड, अंग्रेजी, फारसी, तुर्की आदि जो हैं देश जो हैं आधुनिक समय में अपनी उन्नति के लिए क्या है, प्रयासरत हैं। तो बेटा ये तो हमारे महत्वपूर्ण गद्यांश थे। तो आज के वीडियो में हम आपको केवल 2 ही महत्वपूर्ण गद्यांश पढ़ाएंगे जिनको आप इनको आसानी से पढ़ सकें और समझ सकें। इसके आगे के जो कुछ गद्यांश रह गए हैं महत्वपूर्ण, वो आपको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.